जय जोहार संगी हो। मैं हरिओम साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्रम में आज हम राजवंश प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका अधिकार छत्तीसगढ़ में तो था, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में रह के शासन नहीं करते थे। ये बड़े राजवंश थे जो पूरे भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बहुत बड़े हिस्से में शासन करते थे और छत्तीसगढ़ भी इनके अधीन था। ऐसे राजवंशों में हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक और गुप्त वंश के बारे में अध्ययन। उसके बाद हम उन राजवंशों का अध्ययन करेंगे जो छत्तीसगढ़ में रह के ही शासन करते थे। छत्तीसगढ़ के एक छोटे हिस्से में या तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इनका शासन हुआ करता था और इनकी राजधानी भी दक्षिण कौशल में थी। ऐसे राजवंशों में राजर्षि तुल्य वंश, नल वंश, पांडु वंश, सरकपुरी वंश, छिंदक नागवंश और फणी नागवंश, इतने का अध्ययन करेंगे। तो आज हम मौर्य वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो मौर्य वंश थे ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये भारत के एक बहुत ही महानतम राजाओं में से एक हैं और ये अभी तक के ऐसे राजा थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक छत्र लाने का प्रयास किया था और उसमें सफल भी हुए थे। इनका शासन केवल भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और आगे जाए तो ईरान तक इन्होंने भारत का एक छत्र राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और इन्हीं के जो पीढ़ी में अगले राजा हुए, इनके पुत्र बिंदुसार और अशोक, ये भी महानतम राजाओं की श्रेणी में आते हैं और इन्होंने संपूर्ण भारत में दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारतवर्ष में और ईरान तक के क्षेत्र में इनका शासन था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ये चंद्रगुप्त थे इन्होंने अपने गुरु जो कि महान चाणक्य हैं, पूरे विश्व के सर्वमान्य गुरु हैं, इनकी सहायता से इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सिकंदर उस समय विश्व विजय अभियान पर निकले थे और वो ईरान, अफगानिस्तान को जीतते हुए, भारत के उत्तरी राज्यों को जीतते हुए वो पूरे भारतवर्ष में प्रवेश कर रहे थे। किंतु क्या हुआ, मगध में आने के बाद वो जो सिकंदर थे वो वापस लौटने लगे और लौट के जब वो जा रहे थे तब चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की सहायता से क्या किया कि जिस जिस जगह को वो छोड़ते जा रहे थे उस जगह पे, मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, चंद्रगुप्त इस एरिया में रहा करते थे। यहाँ पर जो है मगध था, ये जो बिहार का एरिया है, और मगध के बाद इस तरफ के एरिया में हरियाणा, पंजाब वगैरह के एरिया में जब वो वापस जा रहे थे तो अपने गुरु की सहायता से उन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पर पूरे जो राजा थे वो सिकंदर से हारे हुए थे और कमजोर हो चुके थे। इन सभी की कमजोरी का लाभ उठा के पूरे पंजाब क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद वो वापस आए और वापस आने के बाद जो मगध के सम्राट थे उस समय घनानंद, उस घनानंद को हरा के उन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इनके क्या साक्ष्य हम उनको देखेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले क्या हुआ, एक चीनी यात्री आए थे वेनसांग और उन्होंने अपनी यात्रा विवरण को एक पुस्तक के रूप में लिखी थी जिसका नाम था सी यू की में इन्होंने लिखा है कि दक्षिण कौशल का अधिकांश भाग नंद वंश के पतन के पश्चात मौर्यों के अधीन आ गया था। ठीक है, एक तो ये साक्ष्य मिलता है। दूसरा, जो इन्हीं के मौर्यों के ही जो बाद के तीसरी पीढ़ी के जो शासक थे अशोक, इनके शिलालेख हमको प्राप्त होते हैं। ऐसे शिलालेख जो उन्होंने आदेश के रूप में अनेक राज्यों में खुदवाए थे वो हमको प्राप्त होते हैं। उन्होंने बहुत सारे शिलालेख खुदवाए थे, लेकिन 3 शिलालेख ऐसे हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि छत्तीसगढ़ उनके शासन के अधीन था। तो देखिए, पहला जो शिलालेख है वो रूपनाथ अभिलेख है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पाया गया है। दूसरा एरागोड़िया अभिलेख जो कि कुरनूल आंध्र प्रदेश में है।
और तीसरा धौली और जोगढ़ अभिलेख जो कि उड़ीसा यानी कि कलिंग क्षेत्र में था। ठीक है, अब देखिए, एक छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है, दूसरा छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है। जो पहला अभिलेख है ये छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, मध्य प्रदेश का एरिया, ये दक्षिण में। ठीक है, और ये जो उड़ीसा का एरिया है ये उसके पूर्व में, तीन तरफ से छत्तीसगढ़ को घेर रखा है। अब तीन तरफ का एरिया छत्तीसगढ़ का इनके अधीन था मौर्यों के, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ भी इनके अधीन होगा, 100% होगा। ठीक है, ऐसा अनुमान के अनुसार हम बता सकते हैं। तो दूसरा प्रमाण ये है जो साबित करता है कि छत्तीसगढ़ मौर्यों के अधीन था। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मौर्य कालीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भी देखिए। सरगुजा जिले में एक रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी में 2 गुफाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में इनके मतलब इनका आधिपत्य रहा होगा ये साबित करती हैं। पहला सीता बेंगरा गुफा, दूसरा जोगीमारा गुफा। इन दोनों जगह पे मौर्य कालीन से संबंधित जो है हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये जो जोगीमारा गुफा है आप याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो जोगीमारा गुफा है इसमें देवदासी सुतनका और उसके प्रेमी देवदत्त का जो है प्रेम का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो कि ये अभिलेख जो हमको मिला है ये मौर्य कालीन है। तो हमको ये कैसे पता चला कि ये मौर्य कालीन अभिलेख है? क्योंकि अगर विवरण लिखा भी हुआ मिला है तो इससे थोड़ी साबित होता है कि ये मौर्य काल का है। कैसे पता चला? तो मैं आपको बताता हूं कि चंद्रगुप्त से लेके जितना भी मौर्य काल चला, इन सभी ने जितने भी अपने अभिलेख लिखाए, चाहे आप अफगानिस्तान, ईरान तक चले जाइए, इनके जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं सभी में पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये जो अपना जोगीमारा है, यहाँ जो सुतनका और देवदत्त का जो प्रेम का वर्णन मिलता है ये भी पाली भाषा में लिखा है जिसकी लिपि ब्राह्मी है। इससे सिद्ध होता है कि ये मौर्य काल का जो है अभिलेख है, मौर्यों का अभिलेख है। ठीक है, ये भी साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में इनका जो है शासन था। इसके अलावा जांजगीर चांपा में एक तुरतुरिया नाम का गांव है। ठीक है, यहाँ पर मौर्य काल में बौद्ध भिक्षुणियों के विहार थे। अभी तक क्या होता था, पूरे बौद्ध भिक्षुओं के विहार होते थे, लेकिन पहली बार ये बौद्ध भिक्षुणियों के विहार। कारण क्या है कि जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे और बौद्ध धर्म को पूरे संसार में फैलाना चाहते थे। कलिंग युद्ध में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा के कारण ये जो है शांति की ओर आना चाहते थे और पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते थे। एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते थे जो राज्य का जो नींव है लड़ाई से ना रखा गया हो बल्कि शांति से रखा गया हो, और अशोक इसी कारण महान कहलाते हैं। ठीक है, विश्व के महानतम जो सम्राट हैं, जो शांति प्रिय और सबसे अच्छे सम्राट कहलाने योग्य हैं, उनमें सबसे पहला नाम अशोक का आता है। ध्यान रखेंगे, हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये जो तुरतुरिया में जो मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों के विहार बने थे ये आज भी वहां पर हैं, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत विशाल मूर्ति आज भी विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोरिया में कोंटाडोल नाम का एक जगह है। यहाँ से हमको अशोक कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, ये भी एक साक्ष्य है। और मौर्यकालीन सिक्के भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जगहों से, जो साबित करते हैं कि छत्तीसगढ़ मौर्यों के अधीन था। तो मौर्यकालीन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं ये कैसे पता चला कि उन्हीं के सिक्के हैं? तो आप देखिए कि जो मगध था जहाँ मौर्यों का शासन था, वहाँ जितने भी हमको सिक्के प्राप्त हुए अधिकतर सिक्कों में जो है मयूर बना हुआ था। तो मयूर चिन्ह से युक्त जितने भी सिक्के हैं वो सब मौर्य काल से संबंधित माने जाते हैं। ऐसे मयूर चिन्ह से जो युक्त सिक्के हैं हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक तो हमको आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अकलतरा और ठठारी से।
हकलतरा और ठठारी गांव से, जो कि जांजगीर चांपा में है। और इसके अलावा तारापुर, आरंग और बार नाम की जगह से भी प्राप्त हुए हैं, जो कि रायपुर में है। ठीक है। इसके अलावा जो मौर्य थे, उनके अभिलेखों में एक शब्द बार बार आता है आठवीं राज्य और आठवीं जन के बारे में। ये आठवीं राज्य और आठवीं जन क्या है? ये दरअसल आठवीं राज्य के बारे में अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि यहाँ जो गढ़ होते थे उनके परकोटे मिट्टी के बने होते थे। जब हमारे बस्तर में शोध चल रहा था किसी चीज को लेकर, तब वहां पर मिट्टी के परकोटे से बने हुए बहुत सारे गढ़ प्राप्त हुए। और ये गढ़ और कहीं नहीं है, ये वही गढ़ है जिनका कि मौर्यों के अभिलेख में आठवीं राज्य के रूप में उल्लेख है। ठीक है। मिट्टी के परकोटे वाले गढ़ पूरे बस्तर से प्राप्त हुए हैं। और जो उनकी सेना में अधिकांश लोग जो भर्ती होते थे, वो लोग भी इसी बस्तर के थे, और उन्हीं के लिए आठवीं जन का प्रयोग उनके अभिलेखों में किया गया है। ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जो ये साबित करती है कि इनका शासन छत्तीसगढ़ में था, वो ये कि मौर्य काल में बड़े बड़े ईंटों का प्रयोग होता था भवन बनाने में। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो पुराने भवन बने हुए हैं, अधिकतर में बड़े बड़े ईंटों का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा जो काले पॉलिश वाले बर्तन मौर्य काल में प्रयोग होते थे, वो छत्तीसगढ़ में आज भी प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित इतने साक्ष्य, इतने सबूत और इतने प्रमाण हमारे यहाँ हैं। ठीक है। तो मौर्य से संबंधित इतनी ही जानकारी काफ़ी है। अब हम सातवाहन काल को देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो जो ये सातवाहन वंश में इनका जो जानकारी मिलता है हमको, इनकी जानकारी भी सी युगी से मिलती है। सी युगी में लिखा है कि मौर्यों के पतन के पश्चात इस क्षेत्र में सातवाहनों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, कि मौर्यों के पतन के पश्चात यहाँ पर सातवाहनों का शासन स्थापित हुआ। और एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन सातवाहनों के शासन काल में दक्षिण कौशल के राजधानी के निकट रहा करते थे, ऐसा भी सी युगी में लिखा है। ये जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके कारण ही जो हमारा दक्षिण कौशल का राज्य है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े गुरु थे, तो चीन और श्रीलंका के एरिया तक से जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे जो बौद्ध लोग, वो यहाँ आते थे। और इन्हीं नागार्जुन के कारण छत्तीसगढ़ पूरा चीन, नेपाल और श्रीलंका के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये जो नागार्जुन है, ये सातवाहनों के काल में, जो सातवाहनों की उस समय राजधानी हुआ करती थी, उसी के आसपास कहीं संघारम में रहते थे। ठीक है। और उस समय के तत्कालिक जो सातवाहन काल के जो शासक थे, उनका नाम था सद्वाह, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा इस काल के दो राजाओं का वर्णन भी हमको छत्तीसगढ़ से मिलता है, याद रखेंगे। पहले जो राजा हैं, राजा शिव श्री अपीलक, और दूसरे राजा हैं वरदत्त श्री। इससे पहले आप जानिए कि ये जो सातवाहन है, ये भारत के बड़े राजवंश थे, और इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठानपुर पैठन में थी, जो पैठनपुर के नाम से जानी जाती है। ये वर्तमान में महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इनका शासन इन्होंने महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक इन्होंने फैलाया था। उसके बाद धीरे धीरे ये छत्तीसगढ़ की ओर भी बढ़े थे तथा कलिंग की ओर भी जाने का इनका इरादा था। इन्होंने अपना वहां तक भी साम्राज्य विस्तृत किया हुआ था। ठीक है। तो राजा शिव श्री अपीलक, इनका वर्णन छत्तीसगढ़ के इतिहास में मिलता है। इनसे संबंधित क्या साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं? तो इनके सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ से। कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? बालपुर एक जगह है जांजगीर चांपा में, यहाँ इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इनके सिक्कों की पहचान है कि इनके सिक्कों में हाथी, स्त्री
और नाग के चिन्ह वाले जो है सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्हीं के काल में हमको रोमन के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, रोम देश के। ठीक है, ये जो रोम देश के स्वर्ण सिक्के हैं ये इनके नहीं है, लेकिन इनके काल में प्राप्त हुए हैं प्रथम ईसवी शताब्दी में। प्रथम ईसवी शताब्दी में प्राप्त हुए हैं, जो कि ये वही समय है जब सातवाहनों का शासन चल रहा था। तो ये अनुमान लगाया गया है कि जो सातवाहन है इनका व्यापार रोम तक फैला हुआ था उस जमाने में। ठीक है, इसके अलावा इनके वर्गाकार सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं, जो कि मल्हार क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे राजा वरदत्त श्री के बारे में। देखिए, ऐसे तो इनकी पीढ़ी में या इनकी वंशावली में वरदत्त श्री का नाम कहीं नहीं मिलता है, लेकिन इनका नाम हमको प्रथम ईसवी शताब्दी के एक अभिलेख में मिलता है। और चूंकि उस समय प्रथम ईसवी शताब्दी में सातवाहनों का शासन था छत्तीसगढ़ में, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये भी उन्हीं के पीढ़ी के राजा हैं। ठीक है, तो इनका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मैं जांजगीर चांपा में एक शक्ति नाम का तहसील है, इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गुंजी, और गुंजी के पास ही एक नाला बहता है जिसको दमऊ दहरा के नाम से जाना जाता है। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो दमऊ दहरा है वो अभी ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता है ना। तो यही जो ऋषभ तीर्थ है दमऊ दहरा, यहीं पर एक शिलालेख में इनका जो है राजा वरदत्त श्री का उल्लेख मिलता है, जिसमें ये जानकारी है कि इनके जो मंत्री थे वो 1 लाख या 1000 गायें जो है ब्राह्मणों को इन्होंने दान किया था। ठीक है, अगला जो देखते हैं हम इनसे संबंधित जो साक्ष्य है, किरारी काष्ठ स्तंभ लेख, यही जांजगीर चांपा में। आप देख रहे होंगे कि इनके जितने भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, चाहे आप मौर्यों के देख लीजिए चाहे सातवाहन के देख लीजिए, ज्यादातर के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं जांजगीर चांपा में ही। दोस्तों, जांजगीर चांपा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में, ना सिर्फ इस काल में बल्कि सभी काल में। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में ही एक गांव है किरारी में एक तालाब के बीचों बीच एक खंबा गड़ा मिला। ये जो खंबा है इसमें सातवाहन वंश में जो महत्वपूर्ण पद और विभाग होते थे उनकी जानकारी है। 18 महत्वपूर्ण विभागों की जानकारी हमको इस खंबे से प्राप्त होती है, और जिस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस समय का जो राजा था सातवाहनों का वो बड़ा वैभवशाली रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा इस काल से संबंधित एक और साक्ष्य मिलता है, वो है मूर्ति अभिलेख। एक जगह है बिलासपुर में बूढ़ी खार करके, बूढ़ी खार एक गांव है बिलासपुर में, यहाँ पर हमको एक बहुत अति प्राचीन विष्णु का जो है मूर्ति प्राप्त हुआ है। ये भी प्रथम ईसवी शताब्दी का है, याद रखिएगा। प्रथम ईसवी शताब्दी मतलब सातवाहन काल प्रथम ईसवी शताब्दी का है। तो प्रथम ईसवी शताब्दी का जो मूर्ति है उसमें वो मूर्ति में शिलालेख लिखा गया है। ठीक है, मूर्ति पे जो लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि प्रभावती तथा भारद्वाजी नाम की महिलाएं इस समय निर्माण कार्य करती थी मूर्तियों का। ठीक है, सातवाहन काल से संबंधित इतनी जानकारी काफ़ी है। आज हमने मौर्य वंश और सातवाहन वंश को कवर किया, कल हम वाकाटक और गुप्त वंश को कवर करेंगे। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।